सो अभी हमने देखा था वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस विद डाइल्यूशन। उसमें हमने क्या केस देखे थे कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन डाइल्यूट करते हैं, मीन्स हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास जो मोलर कंडक्टेंस है उसका बिहेवियर देखा था हमने फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट और फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हमें डिफिकल्टी आई थी कहाँ पे, इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा नोट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये वाला जो पोर्शन था ये हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे। रीज़न क्या था इसका, बिकॉज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन जो कर्व था हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस मोलर कंडक्टेंस वर्सेस कंसंट्रेशन का, उसमें हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जो लास्ट में इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन में मोलर कंडक्टेंस के पैरेलल हमें ग्राफ मिल रहा था। तो पैरेलल ग्राफ से हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, इसलिए क्या हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक नया मेथड डेवलप किया। और नया मेथड जो डेवलप किया था वो किसने किया था, कोलराउस ने। कोलराउस ने एक लॉ दिया अपना जिससे वो कैलकुलेट कर पाए लास्ट में हम कि किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नोट m या फिर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसको जो बताया था वो कोलराउस ने बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा नोट m फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नोट m कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअल में जो हम नोट वर्ड यूज़ कर रहे हैं लैम्डा नोट m, तो जो नोट डिनोशन है ये आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की अगर बात करते हैं तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है क्या, एक्चुअल में जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन है वो है आपका जब आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन और आपका जिस भी सॉल्वेंट में आप इसको मिक्स कर रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन में डिफरेंस बहुत ही लार्ज हो। मीन्स आपका सपोज मेरे पास 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के हैं जो भी मैं यूज़ कर रहा हूँ, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे पास 100 मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आपका प्रेजेंट है। तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो कंडीशन हमारी इनफाइनाइट डाइल्यूशन की है। इसको दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं। सपोज़ मेरे पास कोई कंटेनर है और मेरे कंटेनर में 4 Na पॉजिटिव और 4 Cl माइनस आयंस प्रेजेंट है और मेरे पास 100 आपके वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है जो H पॉजिटिव एंड OH फॉर्म की OH की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होगा, मोशन जो होगा वो रेजिस्ट नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या है कि मोशन, आयंस का मोशन रेजिस्ट नहीं होगा बिकॉज वीक इलेक्ट्रोलाइट है और मेरे पास लार्ज वॉल्यूम प्रेजेंट है वाटर का, सो ये सॉल्वेंट का लार्ज वॉल्यूम प्रेजेंट है और जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस हैं वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है। तो जब आयंस मूव करेंगे तो उनके बीच में कोई भी ड्रैग फोर्स नहीं होगा। मींस Na पॉजिटिव का मोशन और Cl माइनस का मोशन कभी भी एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेगा। तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन। जबकि अगर मैं हाई कंसंट्रेशन की बात करूँ, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में नहीं जा रहा हूँ अभी, अगर मैं हाई कंसंट्रेशन की बात करूँ तो क्या होगा कि जो Na पॉजिटिव का मोशन है वो किसी ना किसी रीज़न से Cl माइनस के मोशन को रेजिस्ट करेगा। एक्चुअल में करेगा कैसे, सपोज़ मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है और मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ, तो उसके पास क्या होगा, OH माइनस क्या करेंगे, एक सराउंडिंग लेयर्स बना लेंगे इस टाइप से, OH माइनस ये इस टाइप से एक सराउंडिंग लेयर बना लेंगे। जब ये लेयर जनरेट हो जाएगा और हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन प्रेजेंट होंगे तो लार्ज नंबर ऑफ इस टाइप के स्पेयर्स भी प्रेजेंट होंगे, तो ये क्या करेंगे, आपस में एक ड्रैग फोर्स जनरेट करेंगे या फिर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेंगे। अगर आपके पास बहुत ही स्मॉल नंबर में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं तो ये वाली कंडीशन होगी, बट एक्चुअल में अभी मेरे पास 100 इस टाइप के स्पेयर्स हैं और डाइल्यूट कंडीशन में मेरे पास 4 स्पेयर्स हैं। तो 100 और 4 का रेशियो बहुत ही, मीन्स अगर मैं हाई कंसंट्रेशन की बात करूं तो आयंस मूव ही नहीं कर पाएंगे जब 100 इस टाइप के स्पेयर है और सेम वॉल्यूम में मेरे पास अभी ओनली 4 स्पेयर्स हैं। तो 4 इस टाइप के स्पेयर इजीली मूव कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो हुआ क्या, कोलराउस ने क्या बताया कि एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडीशन ईच आयन अपना कंट्रीब्यूट करेगा सेपरेटली, किसमें, मोलर कंडक्टेंस में। सेपरेटली कैसे करेगा, बिकॉज इस टाइम पे क्या होगा, इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन में उस पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स वर्क नहीं करेगा। मीन्स रेजिस्टेंस एक दूसरे की वजह से जो मोशन इफेक्ट कर रहे थे या
सपोज मेरा Na मूव कर रहा है और Cl वाले स्पेयर ने उसको रेजिस्ट किया, तो उसका जो एक्चुअल मोशन था वो अभी शो नहीं होगा, Cl की वजह से उसका मोशन कुछ डिक्रीज हो गया। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन की कंडीशन में ऐसे डिक्रीमेंट नहीं आते हैं, मीन्स आपका जो इंडिविजुअल आयन है वो कंप्लीटली अपनी मोलर कंडक्टेंस को कंट्रीब्यूट करेगा एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो इन्होंने क्या बताया इसके बिहाफ पे, इस थियरी के बिहाफ पे इन्होंने क्या बोला कि जो हमारे पास टोटल मोलर कंडक्टेंस होगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एनी वीक इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होगी, पर्टिकुलर मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ कैटायन प्लस मोलर आयनिक कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन के सम के इक्वल होगी। ये था आपका कुलराउस लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी जो हाइपोथेसिस थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है। इसकी हेल्प से हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जो लैम्डा नोट एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन था उसकी हेल्प से हमने लैम्डा नोट एम पॉजिटिव, ये क्या है आपका मोलर कंडक्टेंस, आप ऐसे बोल सकते हो इसको, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये क्या है आपका मोलर कंडक्टेंस ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये सब आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक कि कुलराउस ने कैसे डिफाइन किया था कि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन की बात करेंगे और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ईच आयन अपना सेपरेट कंट्रीब्यूशन करेगा विदाउट एनी रेजिस्टेंस और एनी ड्रैगिंग फोर्स। तो ये हम यहाँ से हमारा इक्वेशन जनरेट होता है। इस इक्वेशन नंबर को वन को हम बोलते हैं कुलराउस लॉ, ठीक है। कुलराउस लॉ का जो इक्वेशन है उसको इस टाइप से हम डिनोट करते हैं। और ये क्या है, जैसे जैसे आपके साइज़ वेरी करेगा आयंस का, या फिर मैं नेचर वेरी कर रहा हूँ, सपोज़ मैंने अभी CH3COOH की बात की थी, तो इसमें एक आपका कैटायन है CH3 एसीटेट कैटायन और एक हाइड्रोजन एनायन प्रेजेंट है आपके पास H पॉजिटिव और CH3CO माइनस प्रेजेंट है, दोनों हो गए। अगर मैं बात करूँ K2SO4 की, तो इस केस में क्या होगा 2K पॉजिटिव पोटेशियम प्लस SO4 2 माइनस। तो इसके लिए ये इसका क्या हो जाएगा, कैटायन की जो आयनिक कंडक्टेंस है, जो मोलर कंडक्टेंस ऑफ कैटायन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, वो जस्ट क्या हो जाएगी डबल, बिकॉज अभी हमारे पास 2K पॉजिटिव आयन है और एक SO4 2 माइनस आयन है। तो इसके केस में ओनली 1 लैम्डा नोट माइनस SO4 माइनस है। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो कुलराउस लॉ आपने देखा ये किस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व की इसने वीक इलेक्ट्रोलाइट की, किस टाइप से इसने हेल्प की फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट टू कैलकुलेट द लैम्डा नोट एम वैल्यू एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अभी हमने देखा था कि कुलराउस लॉ क्या होगा और उसकी हमने देखा था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज हमारा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम आपका लैम्डा एम और लैम्डा इक्विवेलेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते। नॉर्मल केसेस में क्या था कि लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड लैम्डा इक्विवेलेंट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे किसके केस में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो कुलराउस लॉ ने क्या दिया, हमें एक डेफिनेशन दिया कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो अभी देखते हैं कि कुलराउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ साथ और क्या क्या चीज़ डिफाइन कर सकता है। तो उसके लिए मैंने एक एप्लीकेशंस ऑफ कुलराउस लॉ करके टॉपिक बनाया। इसमें मेरे पास 4 जो है आपकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और यहीं से आपको पता चलेगा कि कुलराउस लॉ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए एक्चुअल में अप्लाई कैसे होगा। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है आपका टू कैलकुलेट द लैम्डा नोट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये तो मेन रीज़न ही था, जो कुलराउस लॉ के जनरेशन का मेन रीज़न यही था कि लैम्डा नोट एम कैलकुलेट करेगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अभी मैं इसमें आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से बता सकता हूँ कि ये कैसे हेल्प करेगा वीक इलेक्ट्रोलाइट को कैलकुलेट करने के लिए। सपोज़ मेरे पास मुझे कैलकुलेट करना है CH3COOH के लिए, जो कि पता है कि ये क्या है आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टीज़ होंगी मैं उसका यूज़ करूँगा। तो क्या होगा मेरे पास लैम्डा नोट एम होगा किसके लिए, CH3CONA के लिए अवेलेबल होगा, सपोज X1 है, और लैम्डा नोट एम अवेलेबल होगा किसके लिए, NaCl के लिए, जो कि मेरे पास X2 है, और लैम्डा नोट एम अवेलेबल होगा मेरे पास HCl के लिए, इसको मैंने कंसिडर किया X3 है। इन वैल्यूज़ के बेसिस पे मैं लैम्डा नोट एम CH3COOH के लिए बता सकता हूँ। ठीक, हमने एक इक्वेशन जनरेट कर सकते हैं यहाँ से, क्या होगा आपका CH3COOH। आप कैसे बना सकते हैं इसको,
तो मैं क्या कराऊंगा, रिएक्शन करा सकता हूँ CH3CONA प्लस HCl के बीच में। तो क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट मेरा, CH3COOH प्लस NaCl। ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या क्लियर है कि मेरे पास इसकी वैल्यू है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, HCl की वैल्यू है, NaCl की वैल्यू है। तो इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, CH3COONA एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस लैम्डा m नॉट 4 HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज इक्वल टू लैम्डा m नॉट 4 CH3COOH प्लस लैम्डा m नॉट 4 NaCl। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है अगर मेरे पास x1, x2, x3 इनकी कुछ वैल्यूज़ हैं तो उसके बेसिस पे मैं CH3COOH का कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू CH3CONA का क्या है आपका x1, HCl का क्या है आपका x3 माइनस x2। इसको इधर लेके आएंगे तो ये वैल्यू आपका यहाँ से आपका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। तो जो भी आंसर होगा वो किसके लिए होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो फर्स्ट एप्लीकेशन देखा, इसको हम आगे प्रॉपर एक वैल्यूज़ के साथ एक क्वेश्चन भी करेंगे इसका सेम ऐसे ही। तो थर्ड जो सेकेंड एप्लीकेशन है हमारी, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है, टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है। वो किस टाइप से, सपोज अगर मेरे पास कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपका अल्फा से डिनोट करते हैं हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक्चुअल में होता क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कि आपके किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में कितने आयंस में इलेक्ट्रोलाइट आपका ब्रेक हुआ। मीन्स उसके सपोज मेरे पास 10 मोल ऑफ NaCl था तो 10 में से कितने आयंस उसके ब्रेक हुए। तो अगर मैं बात करता हूँ कि फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लैम्डा, तो लैम्डा फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जनरली अप्रोच करता है 1 को, जिसके केस में आपका 4 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये एक टाइप का फ्रैक्शन है आपका, मीन्स आपके इनिशियली कितने इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट थे और एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे आपके कितने आयंस आपके प्रेजेंट हैं। तो उन दोनों का रेशियो है कि कितने आयंस आपके डिसोसिएट हुए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो यहाँ से हम बता सकते हैं अल्फा की वैल्यू के भी आप पे कि आपका इलेक्ट्रोलाइट वीक है कि आपका इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है। अगर अल्फा की वैल्यू अप्रोच करेगी 1 को तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, और अल्फा आपका लेस देन होगा 1 से तो वो किसका केस बन जाएगा, आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का। अब यहाँ पे नई टर्म आ गई अल्फ़ा, और अल्फ़ा को हम रिलेट कैसे करेंगे फिर कोलराउस लॉ से। तो अल्फ़ा को रिलेट करने के लिए क्या होगा, जो अल्फ़ा होगा वो अप्रोक्सीमेट सिमिलर होगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। जब हम इक्विलिब्रियम में डिस्कस करते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू कैसे जनरेट होती है, उसी टाइप से कोलराउस ने अल्फ़ा को रिलेट किया था इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एम एंड लैम्डा नॉट एम। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा एम ओवर लैम्डा नॉट एम। मीन्स ये रेशियो है आपका मोलर कंडक्टेंस एट नॉर्मल कंडीशन और मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स जब आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ आयंस ब्रेक होंगे और प्रेजेंट होंगे सॉल्यूशन में, और लैम्डा नॉट एम एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन किसी इलेक्ट्रोलाइट के कितने आयंस आपके ब्रेक हैं। तो उस टाइप से इसको रिलेट किया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से। और अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं, जो कि हम ये वैल्यू हमें नॉर्मली मिल जाती है, और ये किसकी हेल्प से कैलकुलेट करेंगे, हम कोलराउस लॉ की हेल्प से कैलकुलेट करेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ का रेशियो करके हम बता सकते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे हम डिसाइड भी कर सकते हैं कि जो हम प्रेजेंट केस स्टडी कर रहे हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का केस है या फिर वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का केस है। इस पे बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं, अभी हम जनरली पढ़ रहे हैं, फिर क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे कि इन सबका और प्रॉपर यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। अब थर्ड जो है हमारे पास, थर्ड एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट द सोल्युबिलिटी ऑफ स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ये जो टर्म है आपका लास्ट वाला स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट, ये उसके लिए यूज़ करते हैं जो सॉल्ट हैं वो लेस सोल्यूबल होते हैं। जो भी सॉल्ट हमारे लेस सोल्यूबल होंगे उसके लिए यूज़ करेंगे हम स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। और यहाँ से एक कंडीशन आप मार्क कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस केस में लैम्डा एम इक्वल टू होगा लैम्डा नॉट एम के। ऐसा क्यों होता है,
अब ये स्टेटमेंट मैंने एक बोला, इस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या जनरेट हो रहा है। जब मैंने बोला आपसे कि स्प्रिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है, मीन्स क्या है, लेस सोल्यूबल है। लेस सोल्यूबल है तो ऐसे सॉल्ट को अगर आप इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी लेके जाओगे तो वो वहाँ भी लेस सोल्यूबल रहने वाला है। तो इसके केस में क्या होगा कि जो आपके एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे लैम्डा एम की वैल्यू होगी वो सेम वैल्यू आपको मिलेगी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये टर्म क्लियर है कि इस लास्ट टर्म का मीनिंग क्या है, इस मीनिंग से हम इसको कैसे रिलेट करेंगे, ये दोनों चीज़ क्लियर है। ये जो सॉल्युबिलिटी हम कैलकुलेट करते हैं, तो सॉल्युबिलिटी वैसे तो हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रिया के केस में, बट मैं आपको एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता देता हूँ इक्वेशन को लेके कि सपोज मेरे पास एक सॉल्ट है AB और AB आपका इस टाइप से ब्रेक होता है A पॉजिटिव एंड B माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा कि जो हम कॉन्स्टेंट लिखते हैं K, रेट कांस्टेंट आप बोल सकते हो, तो KSP किस टाइप से लिखते हैं हम कि A का कंसंट्रेशन इंटू B का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। और सपोज A का कंसंट्रेशन S है और इस, तो यहाँ से KSP क्या हो जाएगा हमारा S स्क्वायर। तो इस टाइप से अगर कोई भी हमारे पास सिंपल कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वहाँ से हम उसको उसके आयंस में ब्रेक करके उसकी सोलेबिलिटी को कंसिडर करके, सपोज S कंसंट्रेशन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये भी आपका S प्रेजेंट है, और दोनों को हम इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, टू कैलकुलेट द सोलेबिलिटी, हमें यहाँ से सोलेबिलिटी S की वैल्यू मिल जाएगी जब आपको KSP गिवन होगा। तो ये वाली एप्लीकेशन भी हो सकती है इसकी, इसको और डिटेल में हम क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे। एक क्वेश्चन आपका सोलेबिलिटी पे मैं कराऊंगा आपको, वहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये टर्म आपकी एक्चुअल में है क्या। नेक्स्ट है आपका टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। डिसोसिएशन कांस्टेंट एक्चुअल में है क्या, अभी हमने देखा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ये क्या था हमारा अल्फा, अल्फा से डिनोट किया था हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। इसका डेफिनेशन भी देख ली थी, क्या होगा कि नंबर ऑफ आयंस आपके कितने परसेंट है एट ए पर्टिकुलर कंडीशन और एट आपके इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे इन टर्म्स ऑफ कोलराउस लॉ, ठीक। जब हम किसी इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो यहाँ से एक टर्म जनरेट होती है C अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा। अब ये आता कैसे है, ये ऐसे आता है, सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB और ये किस में ब्रेक हुआ, A पॉजिटिव प्लस B माइनस में। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या आपका C, ये टाइम 0 पे कंसंट्रेशन है। ये सब चीज़ें हम काइनेटिक्स और इक्विलिब्रियम में डिस्कस करेंगे। अभी आप देखेंगे कि ये चीज़ें वेरी कैसे करती हैं एट ए टाइम T पे, किसी भी टाइम T पे ये क्या होगा आपका C माइनस C अल्फ़ा, और ये भी आपका C अल्फ़ा प्रेजेंट होगा। तो जैसे हम रेट कांस्टेंट लिखते हैं कैसे, A पॉजिटिव का कंसंट्रेशन B माइनस का ओवर A B का कंसंट्रेशन, तो यहाँ से क्या टर्म आ जाएगी आपकी C स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर ओवर C 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे C को तो ये क्या हो जाएगा C 1 माइनस अल्फ़ा, C से C कैंसिल आउट और आपका क्या हो जाएगा C अल्फ़ा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फ़ा, ठीक। तो अब ये टर्म आपको पता चल गया कहाँ से आया, ठीक है। अब इस टर्म से हम डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होगा हमारा K, तो K को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, C इंटू अल्फ़ा के प्लेस पे क्या रखेंगे, लैम्डा M ओवर लैम्डा M नोट का स्क्वायर ओवर आपका 1 माइनस लैम्डा M ओवर लैम्डा नोट M। जब हम इस एक्सप्रेशन को आगे चल के सॉल्व करेंगे तो हम ऐसी वाली वैल्यूज़ दो पुट करेंगे जहाँ पे हमारा K इस किसी कर्व का हम प्लॉट करेंगे x वर्सेस y, और x वर्सेस y में हमारा स्लोप क्या हो जाएगा K। तो उस स्लोप के बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ हमने देखा था कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की आयनिक कंसंट्रेशन, मोलर आयनिक कंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसी के यहाँ पे एक क्वेश्चन है जहाँ से आपको मोलर जो हमारा कोलराउस लॉ है वो अप्लाई करना आ जाएगा कि उसको कैसे अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या है, द मोलर कंडक्टेंस ऑफ सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, CH3COONA। इसके लिए हमें क्या गिवन है, लैम्डा M की वैल्यू गिवन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड सोडियम क्लोराइड NaCl, इनके लिए मुझे वैल्यू किस किस की गिवन है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन R। मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन मीन्स लैम्डा नोट M4 CH3CONA, लैम्डा नोट M4 HCl और लैम्डा नोट M4 NaCl। ये मुझे गिवन है तीनों वैल्यूज़। इनके भी आप पे देखते हैं कि इस क्वेश्चन में आगे क्या पूछा है। इसने पूछा है रेस्पेक्टिवली एट 25 डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट द मोलर
कंडक्टेंसेस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। तो मुझे किसके लिए बताना है, CH3COOH के लिए मुझे कैलकुलेट करना है लैम्डा नॉट M4 CH3COOH। तो अगर मैं कुलराउस लॉ के अकॉर्डिंग लिखता हूँ कि लैम्डा नॉट M CH3COOH इज इक्वल टू कैटायन मीन्स CH3 एनायन प्लस आपका कैटायन, इसके इक्वल होगा। इतना क्लियर है अकॉर्डिंग टू कुलराउस लॉ के हमने एक्सप्रेशन लिखा। अब इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं वो देखते हैं। हमारे पास CH3CONA का है, HCl का, NaCl का। अगर मैं इन तीनों से अरेंज करूं कुछ ऐसी रिएक्शन जिससे मेरा CH3CO जनरेट हो जाए, तो वो रिएक्शन क्या है आपको मैं बहुत ही सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ आपको कैलकुलेट करने का। CH3CONA प्लस HCl, अगर मैं इनकी रिएक्शन करा देता हूँ तो क्या बनेगा मेरे पास CH3COOH प्लस NaCl। अगर मैं इसको मोलर कंडक्टेंस की टर्म में लिखूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पे लैम्डा नोट M4 CH3COONA प्लस लैम्डा नोट M4 HCl इज इक्वल टू लैम्डा नोट M4 CH3COOH प्लस लैम्डा नोट M4 NaCl। ठीक है, मुझे कैलकुलेट किसके लिए करना है, लैम्डा नोट M4 CH3COOH के लिए। तो मैं कैलकुलेट कर दूंगा यहाँ से CH3COOH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा लैम्डा नोट M CH3COONA प्लस लैम्डा नोट M4 HCl माइनस लैम्डा नोट M4 NaCl। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली एक ऐसा इक्वेशन जनरेट किया जहाँ से मेरा जो प्रोडक्ट था वो CH3COOH था। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको आयंस में डिसोसिएट करके भी कर सकते हो। लैम्डा नोट CH3COO माइनस प्लस लैम्डा नोट H पॉजिटिव वैल्यू किसके इक्वल होगा आपका 91 × 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसी टाइप से HCl का अगर लिखना है आपको लैम्डा नोट H पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl माइनस इज इक्वल टू 426.16 × 10⁻⁻⁴ यूनिट आपकी सेम रहने वाली है। इसी टाइप से NaCl का लैम्डा नोट Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा नोट Cl माइनस इज इक्वल टू 126.45 × 10⁻⁴ यूनिट आपकी सेम रहने वाली है। ये सभी वैल्यूज़ आप आयंस की टर्म्स में भी कैलकुलेट करोगे। अगर फर्स्ट, मैं इसको फर्स्ट बोल रहा हूँ, इसको सेकंड बोल रहा हूँ, इसको थर्ड बोल रहा हूँ। फर्स्ट और आप जो सेकंड है दोनों को कंबाइन कर दो, वहाँ से आपका क्या मिल जाएगा CH3COOH प्लस NaCl। यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को जब आप कंबाइन करोगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो यहाँ से मेरा क्या होगा CH3COOH बन जाएगा और मेरा NaCl बन जाएगा। और यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट करके डायरेक्टली आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। CH3CONA का 91 प्लस HCl का आपका 426.16 माइनस NaCl का 126.45, जो भी आपकी वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी वो क्या होगा हमारा मोलर कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर एसिटिक एसिड। तो कुलराउस लॉ का क्वेश्चन कई बार आपको डायरेक्ट भी आ सकता है। ये एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है कुलराउस लॉ से, बट काफ़ी बार क्या है कुलराउस लॉ प्लस ट्रांसपोर्ट नंबर प्लस मोलर कंडक्टेंस प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऐसे सबको मिला के क्वेश्चन देता है वो। तो वहाँ पे भी हमें फोकस करना है कि यूनिट्स क्या हैं, यूनिट्स के बिहाफ पे हम क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था आपका कुलराउस लॉ का। आई होप कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी कि कुलराउस लॉ के क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व करना है। इसके नेक्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि ट्रांसपोर्ट नंबर से रिलेशन फाइंड आउट करके हम इसके क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो हमने अभी तक कुछ आपके पैरामीटर्स पढ़े थे, जैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब उसी से रिलेटेड एक मेरे पास क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे तो आप इसको टैकल कैसे करोगे। आपसे जनरली जो 3 पैरामीटर्स हमने पढ़े थे अभी, फर्स्ट था आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस, सेकेंड था आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस EC और थर्ड था आपका मोलर कंडक्टेंस। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। इन तीनों के कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद जो क्वेश्चन है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये भी हमने देखा था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, अल्फ़ा वैल्यू क्या था आपका लैम्डा M/2
लैम्डा नोट m। तो यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन इन सभी टर्म्स को आपस में कोरिलेट करके 3-4 फॉर्मूलेज को मिक्स करके हमेशा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दें। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ ए 0.01 मोलर, स्पेसिफिक कंडक्टेंस मीन्स हमें कापा की वैल्यू गिवन है, कितना है आपका, फाउंड टू बी 0.0063 साइमन मीटर इनवर्स। और हाँ, इन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको यूनिट पे फोकस करना पड़ेगा। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ऑलवेज यूनिट पे फोकस करना है। कापा की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। एक चीज़ और गिवन है, उसने कंसंट्रेशन टर्म गिवन है, तो कंसंट्रेशन को मैं C से डिनोट कर दूंगा, क्या मेरा 0.01 मोलर। एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है, अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या होगा कि एसिटिक एसिड में क्या चीज़ वेरी करेगी क्या नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड। एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखा था मैंने, क्या था, अल्फा। अल्फा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मोलर कंडक्टेंस एट नॉर्मल कंडीशन ओवर मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो ये मेरा हो गया थर्ड, इसको मुझे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट हमें कुछ और पैरामीटर्स गिवन है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ एसिटिक एसिड एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज। तो मुझे लैम्डा नोट m की वैल्यू पता है 390.7 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो ये मेरा क्या हो गया, फोर्थ पैरामीटर हो गया। और 25 डिग्री सेल्सियस पे इसने सारी वैल्यूज़ हमें गिवन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले मेरे को फॉर्मूलाज लिखने हैं, जो भी गिवन है वो गिवन पैरामीटर्स लिखे। उसके बाद जो कैलकुलेट करना है वहाँ देखते हैं कि हमें क्या चीज़ गिवन है और क्या चीज़ हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। लैम्डा नोट m की वैल्यू हमें गिवन है और हमें अल्फ़ा कैलकुलेट करना है। तो अल्फ़ा के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए, वो क्या आपका लैम्डा m। तो लैम्डा m मीन्स मोलर कंडक्टेंस एट 25 डिग्री सेल्सियस। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ मैं, फॉर्मूला क्या था इसका, मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू C, आपका कंसंट्रेशन। मोलर कंडक्टेंस इज इक्वल टू कापा ओवर C, ये था हमारे पास फॉर्मूला इसका एट एनी टेम्परेचर। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हमें गिवन है, हमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चाहिए, तो वहाँ पे हमने ये वैल्यू लिख ली, ठीक है। सबसे पहले हमें अब क्या करना है, यूनिट्स पे फोकस करना है। यूनिट्स देख लो आप, बिकॉज क्या है, अल्फ़ा जो है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है। लैम्डा m का जो यूनिट होगा वही यूनिट लैम्डा नोट m का होगा, और दोनों कैंसिल आउट होकर अल्फ़ा की वैल्यू हमें यूनिटलेस क्वांटिटी की फॉर्म में मिलेगा। तो कब मिल सकता है, जब हमारे पास लैम्डा m की यूनिट और लैम्डा नोट m की यूनिट सेम आएगी। सेम आने के लिए देख लेते हैं, अभी हमें कापा की वैल्यू कितनी गिवन है, 0.0063 साइमन मीटर इनवर्स। और मैं बात करता हूँ कंसंट्रेशन C की, C मेरे पास क्या है 0.01 m। m है यहाँ पे कैपिटल M। तो कैपिटल M आई थिंक सबको पता होगा क्या होता है हमारे पास, मोलैरिटी। और मोलैरिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, मोल पर लीटर। और अभी मैंने आपको कुछ रिलेशंस बताए थे जहाँ से हम मोल पर लीटर को मोल पर डेसीमीटर क्यूब, मोल पर सेंटीमीटर क्यूब और मोल पर मीटर क्यूब में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस रिलेशन के अकॉर्डिंग मोल पर लीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इतना क्लियर है। और मेरा जो आंसर है फाइनल, जो मेरे पास लैम्डा नोट m की वैल्यू है वो किस में है, मेरा मीटर स्क्वायर में। मीन्स क्या है, अभी हमें डेसीमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रिलेशन था, क्या था आपका, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 लीटर। तो मुझे क्या करना है कि जो मोल पर लीटर है उसको मुझे मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। बेसिकली लीटर को मीटर क्यूब की टर्म में लिखना है। तो यहाँ से क्या है, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 लीटर क्या आ जाएगा आपका, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो सपोज़ मैं यहाँ से कंसंट्रेशन को C की वैल्यू को मोल पर लीटर से मोल पर सेंटीमीटर क्यूब में लिखूँगा, मोल पर मीटर क्यूब में लिखूँगा, तो क्या होगा मेरा 0.01 मोल पर लीटर के प्लेस पे क्या लिखना है, 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, 0.01 इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, इंटू 10⁻³ मोल पर मीटर क्यूब। जब यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, साइमन मीटर स्क्वायर मोल फाइनली यूनिट आ गई आपकी। और यहाँ से करके मुझे क्या मिलेगा, ओवर 10।
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी 0.00063 साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इतनी बात क्लियर है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई आपकी लैम्डा एम की। यूनिट कन्वर्जन पे आपको बेसिकली फोकस करना है। मैंने पहले ही बताया कि इस टाइप का जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपके सामने सब चीज़ें हैं, आपको पता है कि ये फॉर्मूला अप्लाई करके मुझे आंसर मिलेगा, बट आप आंसर तक अप्रोच नहीं कर सकते अगर आपको सिंपल सा ये वाला पैरामीटर नहीं पता है। इस बात के लिए मैंने पहले भी बोला था कि प्रॉब्लम कहाँ आएगी इस टाइप के क्वेश्चन में, यूनिट कन्वर्जन में। यूनिट कन्वर्जन जब तक आपको क्लियर नहीं है तो इस टाइप के क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा यूनिट कन्वर्जन क्या था, मोल पर लीटर टू मोल पर मीटर क्यूब। वो डायरेक्टली हमने यहाँ से देख लिया कि कैसे कन्वर्ट होगा। अब कुछ नहीं है क्वेश्चन में, अब सिंपली कैलकुलेशन है। लैम्डा एम की वैल्यू पता है, लैम्डा एम नोट की वैल्यू भी हमें पता है, यूनिट्स हमने सेम कर ली बिकॉज अभी क्या है हमारा अल्फा यूनिटलेस क्वांटिटी है। कैलकुलेट कर लेते हैं कितना वैल्यू होगा। अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा एम कितना है, अगर मैं इसको लिखूँ 6.3 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ओवर लैम्डा नोट एम 390.7 इंटू 10⁻⁻⁴ साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 4 पावर कैंसिल होगी आपकी और यहाँ से यूनिट कैंसिल हो गया। यहाँ से आपको जो भी क्वांटिटी मिलेगा वो ऑलवेज लेस देन 1 मिलेगा। मीन्स जो हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, जो हमारे पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है बहुत ही लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब लो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तो वो किसके केस में होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और क्वेश्चन में हमें गिवन भी है कि ये सब वैल्यू किसके लिए है हमारे पास, एसिटिक एसिड के लिए। और आई होप सबको पता होगा कि एसिटिक एसिड क्या है आपका, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसके केस अभी हमने डिस्कस भी किया था। तो यहाँ से मैंने जो 2 कंसेप्ट बताए थे आपको, दोनों कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। फर्स्ट क्या था कि हम इन सभी कैलकुलेशंस की बेसिस पे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ऑलरेडी हमें गिवन है। और सेकंड हमारा क्या कंसेप्ट था कि हम अल्फ़ा की वैल्यू के बेस पे बता सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो इस क्वेश्चन में सपोज़ हमारे पास इस वैल्यू के साथ साथ अल्फ़ा की वैल्यू के साथ साथ वो इलेक्ट्रोलाइट का नेचर भी पूछ सकता था आपको कि विच इलेक्ट्रोलाइट इज़ यूज्ड इन दिस केस। तो उस केस में भी आप बता सकते हो अल्फ़ा की वैल्यू के बिहाफ पे कि इलेक्ट्रोलाइट हमारा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज अल्फ़ा की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 होता है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और लेस देन 1 होता है 1 से बहुत ही कम 10⁻⁻⁻1 -2 इतने ऑर्डर का होता है इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ अल्फ़ा वैल्यू वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। और सेकंड हम लैम्डा नॉट एम का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें अल्फ़ा की वैल्यू पता है। तो दोनों ही क्वेश्चन थे, 2 टाइप के आपके क्वेश्चंस पॉसिबल थे। मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी बता दी कि कैसे कैलकुलेट करेंगे और आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके जनरली 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स में तो आते ही हैं, कभी कभी इसमें 1-2 इक्वेशन और ऐड करके CSIR में 4 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया है। ये सब क्वेश्चन हम नेट के, गेट के और जैम के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स साथ के साथ डिस्कस करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कि ये सेम टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन का एक पैटर्न हो गया और इसमें आपको फोकस करना है बेसिकली यूनिट्स पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चैप्टर में फोकस आपको कहाँ करना है, यूनिट्स पे। यूनिट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन आता है तो क्वेश्चन में आई थिंक कोई ऐसा डिफ़िकल्ट टास्क था नहीं जो इस क्वेश्चन को आपको प्रॉब्लम करेगा। बस यूनिट कन्वर्जन पे फोकस करना है।